In the last session we discussed about these equations. Okay, there are two equations. One is y1 equals to a sine 2 pi nt minus 2 pi lambda by x when the wave is moving towards the positive x axis. और यही वेव अगर लेफ्ट साइड मूव होता है तो अपना इक्वेशन में जो माइनस था वो किससे कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में. एंड आपको y2 का इक्वेशन मिल जाएगा. y1 का इक्वेशन रेडी, y2 का इक्वेशन रेडी. अभी आगे इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, तो रिजल्टेंट के लिए क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं. तो y1 प्लस y2 हो जाएगा. यहाँ पे हो जाएगा a साइन 2 पाई एन टी प्लस a साइन, जिसमें से मैंने a को कॉमन ले लिया है बाहर. As you can see over here, I have skipped the step because otherwise the derivation would have been lengthy. तो लेंदी कम करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, a को कॉमन ले लिया एक ही स्टेप में. Then if you see, this is in the format of sin a plus b plus sin a minus b. And if you know a little bit mathematics, you know that this is exact formula of 2 sin a cos b. And hence I am going to turn everything into this format. तो 2 आ गया, sin a अपना तो ये a था तो यहाँ पे sin a हुआ, cos b this one was our b तो ये b हुआ. This is how I got resultant amplitude. ये a को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, 2a cos 2 pi x by lambda sin 2 pi nt. जानबूझ के इस cos के टर्म को मैंने थोड़ा पहले लिया. इट्स जस्ट अ मल्टीप्लीकेशन. तो आप a इंटू बी करो या b इंटू a करो, दैट डज नॉट मैटर, you will still get the same answer. Now this particular thing that you see right now is nothing but capital A or let's say resultant amplitude. बहुत important term है, किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल A से. What is the formula of it, 2a cos 2 pi x by lambda. So instead of this term, if I substitute capital A, I will get yr equals to a sin 2 pi nt. But what was 2 pi n dear, 2 pi n तो omega था, तो 2 pi n के जगह I could write omega. And this is how I get yr equals to a sin omega t. Now moving on to the next concept known as condition of node. अभी node क्या था, नोड ऐसा पॉइंट था जहां पे देयर वाज नो एम्पलीट्यूड इन्वॉल्व, देयर वाज नो एनर्जी एट द पार्टिकल इन्वॉल्व. तो वो लोकेशन पे एम्पलीट्यूड 0 होता है. एंड दैट इज व्हाई यू कैन इक्वेट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड टू 0. इफ यू रिकॉल a का वैल्यू हम लोगों ने ये निकाला था, इसको 0 से इक्वेट किया तो क्या होगा, 2a लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड हो जाएगा. 0 divided by 2a is nothing but 0, so we got 0 as our final answer. This cos can be shifted to the right hand side, so what do we get, we get cos inverse of 0. But what is cos inverse of 0, तो cos inverse of 0 अगर करोगे तो आपको अलग अलग वैल्यूज आएंगे. It can be equals to pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2 and so on. And left hand side पे क्या बचा, 2 pi x by lambda. Instead of writing these many values, I can write it in a general format. कैसे लिखोगे, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2p minus 1. लिखा 2p minus 1. अब इसका फायदा क्या होता है, अगर आप p का वैल्यू 1 2 3 ऐसे डालोगे तो आपको ऊपर वाली चीज मिलेंगी. लेट्स ट्राई टू सी दिस पर्टिकुलर थिंग. जैसे समझो यहाँ पे 2p minus 1 इंटू पाई बाई 2 है, करेक्ट. p के जगह 1 डाल के देखते हैं. सो आई विल गेट 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 विच इज नथिंग बट 2 minus 1 और सिंपली पाई बाई 2. इसके जगह p के जगह 2 डाल के देखते हैं. सो व्हाट डू वी गेट, यू विल गेट 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू पाई बाई 2. आई थिंक दैट इज 4 minus 1. तो क्या मिला, 3 पाई बाई 2 मिला ना. वही चीज मिल रही है जो हमें डिजायर्ड है. तो दैट इज वाई दिस इज द करेक्ट फॉर्मेट. एक बार आपने इसको करेक्ट फॉर्मेट में लिखा, उसके बाद आपने पाई को एलिमिनेट कर दिया, कट कर दिया. यहां से ना आपको x निकालना है. क्या निकालना है, x. तो आप लैम्बडा को मल्टीप्लाई करोगे और 2 को डिवाइड करोगे तो 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4 मिलेगा. सी 4 मिला एंड लैम्बडा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया. फिर क्या करेंगे, अगर आपको समझो पहला नोड कैलकुलेट करना है, आपको देखना है कि फर्स्ट नोड कहां मिलता है, तो आप क्या करोगे, आप p के जगह 1 डालोगे. इफ यू वांट टू फाइंड आउट सेकंड नोड, p के जगह 2 डालो. थर्ड नोड p के जगह 3 डालो. तो मैंने ऐसे 2 नोड फाइंड आउट किए. देखो पहला वाला नोड x1 बोला, क्या किया, p के जगह 1 डाला तो आपको आंसर आया लैम्बडा बाय 4. सिमिलरली p के जगह 2 डाला, यू गॉट द आंसर एज 3 लैम्बडा बाय 4. देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन 2 नोड्स. समझो पहला नोड x1 डिस्टेंस पे मिलता है, दूसरा नोड x2 डिस्टेंस पे मिलता है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस ही आपको देगा डिफरेंस बिटवीन 2 नोड. एंड दैट विल बी x2 माइनस x1 which will be this distance minus this distance. 3 lambda by 4 minus lambda 4 आपको देगा 2 lambda by 4 which is nothing but lambda by 2. तो ये जो डिस्टेंस है वो किससे इक्विवेलेंट हो जाएगा,
लैम्बडा बाय 2। क्या कंक्लूड किया आपने इसमें से आपने कंक्लूड किया द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इज ऑलवेज लैम्बडा बाय 2। तो जो अगर आपके पास दो नोड्स अवेलेबल है, जैसे ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम में आपको ये नोड दिख रहा है, ये नोड दिख रहा है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लैम्बडा बाय 2 होगा, यानी कि वेवलेंथ का आधा। सिमिलरली ये क्या होगा, लैम्बडा बाय 2। नाउ माय डायग्राम इज नॉट एग्जैक्टली सिमेट्रिक, इसलिए आपको ये डिस्टेंस अलग लगेगा, बट इन रियल लाइफ यू गेट सेम वैल्यू। नाउ सी गाइस, मैंने ना जो आपको x1 का वैल्यू आया था ना लैम्बडा बाय 4, उतने डिस्टेंस पे पहला नोड प्लॉट किया है। यहाँ पे देखो पहला नोड कहाँ पे मिला, लैम्बडा बाय 4। सेकेंड नोड कहाँ पे मिला था आपको, 3 लैम्बडा बाय 4, लाइक यहाँ पे। उसका नेक्स्ट वाला नोड आप अगर ओरिजिन से मेजर करते हो तो वैल्यू आएगा 5 लैम्बडा बाय 4। तो ऐसे डिफरेंट वैल्यूज आपको मिलते रहेंगे, बट हमेशा दो सक्सेसिव नोड्स के बीच का डिफरेंस, क्या वर्ड यूज किया, सक्सेसिव, दैट मीन्स आजू बाजू वाले नोड के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, लैम्बडा बाय 2। लेट्स नाउ मूव ऑन विद द नेक्स्ट कंसेप्ट। अभी हम लोग बात करेंगे एंटी नोड के बारे में। क्या होता है एंटी नोड में, तो एंटी नोड में एम्पलीट्यूड होता है +-2a। व्हाट इज द वैल्यू, +-2a। ओके, क्यों ऐसा, तो अगर ध्यान से देखोगे आप यहाँ पे, तो एंटी नोड में यू कैन सी कि आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलता है। ओके, और ये मैक्सिमम वैल्यू कैन बी इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, कैन बी इन द निगेटिव डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, +-2a से इक्वेट करते हैं। ए का वैल्यू ऑलरेडी पता था, लेफ्ट हैंड साइड का 2a, राइट हैंड साइड का 2a विल गेट कैंसल। व्हाट डू यू हैव राइट नाउ, cos of 2 pi x by lambda equals to +-1। You can shift this particular cos to the right hand side और ये हो जाएगा cos inverse। So cos inverse of +-1 बचा, यहाँ पे क्या हुआ 2 pi x by lambda। तो cos inverse of +-1 के वैल्यूज हो सकते हैं 0, pi, 2 pi, 3 pi, बराबर ना। cos 0 पे वैल्यू 1 होता है, cos 180 पे वैल्यू -1 होता है, तो मैंने उल्टा किया। So value can be 0, pi, 2 pi, 3 pi. So in general you can write that 2 pi x by lambda equals to p pi, where value of p can actually be like this. तो p का वैल्यू या तो 0 हो सकता है, या तो 1, या तो 2, या तो 3 and so on. So you can cancel this pi, you get x as p lambda by 2. Okay? तो हम लोग क्या करने वाले, अगर आपको फर्स्ट एंटी नोड फाइंड आउट करना है तो आपको फर्स्ट एंटी नोड p इक्वल्स टू 0 पे मिलेगा। तो आप यहाँ पे मैंने फर्स्ट एंटी नोड p इक्वल्स टू 1 पे लिया है, बट आपको फर्स्ट एंटी नोड p इक्वल्स टू 0 पे भी मिल सकता है। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर एंटी नोड। सो लेट्स राइट फर्स्ट एंटी नोड p इक्वल्स टू 0, सो दैट मीन्स x1 इक्वल्स टू 0 पे आपको पहला एंटी नोड मिलेगा। ओके, फिर उसके बाद सेकेंड एंटी नोड जो है वो आपको कौन से डिस्टेंस पे मिलेगा, p इक्वल, और कौन से वैल्यू पे मिलेगा, p इक्वल्स टू 1, विच विल बी इक्विवेलेंट टू p दैट इज 1 इंटू लैम्बडा अपॉन 2। देखो p के जगह 1 पुट करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको आंसर आएगा लैम्बडा बाय 2। आपको x1 मिल गया, आपको x2 मिल गया। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू एंटी नोड, देखो ये पहला जो एंटी नोड था ना, पहला एंटी नोड यहाँ पे मिलता है एक्चुअली। तो ये देखो ये पहला एंटी नोड है तेरा, कौन से लोकेशन पे मिला, 0 लोकेशन पे। सेकेंड एंटी नोड कौन से लोकेशन पे मिला, लैम्बडा बाय 2। थर्ड एंटी नोड कौन से लोकेशन पे मिला, लैम्बडा। तो अगर आपको डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी नोड्स निकालना है तो आप कोई भी दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो, बराबर। अभी हम लोगों ने कौन से एंटी नोड फाइंड आउट किए, लैम्बडा बाय 2 एंड 0 लोकेशन पे। सो दैट इज व्हाई आई विल राइट लैम्बडा बाय 2 माइनस 0, हेंस द करेक्ट आंसर विल बी लैम्बडा बाय 2। तो हमें एक और चीज पता चली कि डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटी नोड्स इज ऑलवेज लैम्बडा बाय 2। जैसे दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस लैम्बडा बाय 2 होता है, वैसे दो एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस भी लैम्बडा बाय 2 ही होता है। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन वन सक्सेसिव नोड एंड अनदर एंटी नोड। तो समझो आपने एक नोड लिया और एक एंटी नोड लिया, तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है। तो आपको अगर याद होगा, आपको फर्स्ट एंटी नोड 0 पे मिला। हम लोग क्या करते हैं, लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट इन अनदर वे। पहला एंटी नोड जो मैंने लिया है ना, ये वाला लिया है एक्चुअली, मतलब 0 वाला कंसिडर नहीं किया है, ये वाला किया है। कौन से डिस्टेंस पे मिला था वो, लैम्बडा बाय 2 पे। एंड व्हाट अबाउट दिस नोड का डिस्टेंस, दिस नोड का डिस्टेंस वाज लैम्बडा बाय 4। अगर आप रिकॉल करोगे तो पहला नोड लैम्बडा बाय 4 पे मिला था, और ये आपको क्या मिला था, कौन से डिस्टेंस पे, लैम्बडा बाय 2 पे। तो आप ऐसा कर सकते हो, लैम्बडा बाय 2 माइनस लैम्बडा बाय 4 कर सकते हो, या फिर यू कुड सिंपली
राइट इट लाइक दिस। पहला एंटी नोड कहाँ पे मिला था आपको? लैम्बडा बाय 4 पे मिला था, और पहला नोड लैम्बडा बाय 4 पे, पहला एंटी नोड 0। तो अगर आप इसको भी सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो आपको आंसर लैम्बडा बाय 4 आएगा। इनडायरेक्टली व्हाट आई मीन टू से कि व्हेनेवर यू सब्ट्रैक्ट वन एंटी नोड एंड वन नोड का वैल्यू, यू ऑलवेज गेट द आंसर एज लैम्बडा बाय 4। तो मतलब दो नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्बडा बाय 2 है, दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्बडा बाय 2 है, बट एक नोड एंड एक एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस इज लैम्बडा बाय 4। ये चीज याद रखना है अच्छी तरह से। कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अभी स्टेशनरी वेव्स का। पहला प्रॉपर्टी, स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू आइडेंटिकल वेव। तो दो आइडेंटिकल वेव होने चाहिए। ओके, कैसे कैसे होने चाहिए? ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, कोई भी हो, मतलब ट्रांसवर्स वेव के लिए भी ये वर्किंग है, लॉन्जिट्यूडनल वेव के लिए भी वर्किंग है। जब ये वेव्स एक मीडियम से ट्रैवल करते हैं सेम पाथ में, ओके, कैसे? सेम पाथ में बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो जैसे मैंने ऑलरेडी बोला कि एक वेव लेफ्ट टू राइट जा रहा है और दूसरा वेव राइट टू लेफ्ट आ रहा है, तो ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि दीज आर अपोजिट टू ईच अदर। अगर ये अपोजिट जाने वाले वेव किसी पॉइंट, सेम पॉइंट से पास होते हैं, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे सुपरपोजिशन हो जाएगा और आपको स्टेशनरी वेव मिल जाएगा। ओके, नाउ अगर समझो टू आइडेंटिकल ट्रांसवर्स और प्रोग्रेसिव वेव सुपर इम्पोज और इंटरफेयर, द रिजल्टेंट वेव इज ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव और लॉन्जिट्यूडनल स्टेशनरी वेव। मैंने क्या किया है, मैंने ना जिधर जिधर उन्होंने ट्रांसवर्स वर्ड यूज किया है उसके साथ लॉन्जिट्यूडनल अपने मन से डाल दिया। इससे क्या होगा कि अगर आप प्रॉपर्टीज देना तो उन्होंने ट्रांसवर्स वेव के लिए सेम प्रॉपर्टी मेंशन की है, देन जस्ट ट्रांसवर्स वर्ड को लॉन्जिट्यूडनल से रिप्लेस करके और प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की है। तो बाय हार्ट करने के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट क्यों बाय हार्ट करने का? सो वी कैन ऑल्सो रिमेंबर इट इन सिंगल स्टेटमेंट, लाइक जैसे देखो यहाँ पे ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल बोला, हो गया ना। नेक्स्ट, व्हेन अ ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल स्टेशनरी वेव इज प्रोड्यूस ऑन अ स्ट्रिंग, some points on the strings are motionless. The points which do not move are called as nodes. तो नोड पे क्या होता है? पार्टिकल ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, वो वही का वही रहता है, बिकॉज उसके पास, वो बेचारे के पास एनर्जी ही नहीं है मोशन के लिए, एंड दैट इज वाई दैट पर्टिकुलर पार्टिकल इज नोन एज नोड। नाउ देर आर सम पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग विच ऑसिलेट विद ग्रेटेस्ट एम्पलीट्यूड, उनके पास भर भर के एनर्जी है, उनको बोलते हैं एंटी नोड, है ना। तो the point between the nodes and antinode vibrate with the values of amplitude between 0 and e। और ये थोड़ा सा ट्रिकी चीज है, ये थोड़ा समझते क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो। Let us try to imagine it this way कि मैं एक स्टेशनरी वेव क्रिएट कर रहा हूँ which looks like this। Okay, so this is the wave I am talking about। अभी अगर आप इस वेव में नोटिस करोगे तो लेफ्ट वाले लूप पे फोकस करते हैं। इन दिस पर्टिकुलर लूप, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू क्रिएट मिड लाइन, या फिर तो समझने में इजी हो जाएगा। लोएस्ट वैल्यू क्या है एम्पलीट्यूड का? 0। ओके, एंड हाईएस्ट वैल्यू क्या है एम्पलीट्यूड का? तो दैट विल बी ए, बट ये कैपिटल ए है, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। एक वेव का, सिंगल वेव का एम्पलीट्यूड नहीं है। सिंगल वेव का एम्पलीट्यूड A1 A2 से डिनोट करते हैं, ये कैपिटल ए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। तो वो बोल रहे हैं कि जो भी बाकी के पार्टिकल है ना, वो उनका एम्पलीट्यूड 0 और A के बीच में ही होगा। लॉजिकल चीज है। यहाँ का एम्पलीट्यूड क्या है? P पॉइंट का 0 है। Q पॉइंट का एम्पलीट्यूड क्या है? 0 है। बट इफ आई टेक R पॉइंट, तो R पॉइंट का एम्पलीट्यूड 0 से ज्यादा होगा, A से कम होगा। लॉजिकल चीज। तो वही तो बोल रहे हैं वो कि पॉइंट्स बिटवीन द नोड एंड एंटी नोड, सो पॉइंट बिटवीन नोड एंड एंटी नोड वाइब्रेट विद द एम्पलीट्यूड बिटवीन O एंड A, या फिर 0 एंड A। इतना इजी कंसेप्ट है। तो जस्ट इमेजिन करना है आपको, इमेजिन करने से चीजें और बहुत बढ़िया से सिंपल हो जाती है। ओके, फिर वही प्रॉपर्टीज जैसे मैंने बोला, सेम जो ट्रांसवर्स की प्रॉपर्टी है वही लॉन्जिट्यूडनल पे घुमा फिरा के दी है। सो डू यू हैव टू रिमेंबर इट? नॉट एट ऑल। हाँ, अगर आपको 10 मार्क के लिए क्वेश्चन आ रहा है, 10 मतलब मजाक कर रहा हूँ, बट अगर आपको इतना बड़ा क्वेश्चन आ रहा है और आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखने हैं, तो लिखो ट्रांसवर्स का सेपरेट पॉइंट, लिखो लॉन्जिट्यूडनल का सेपरेट पॉइंट, मार्क्स तो आपको वैसे भी मिल जाएंगे। But if you want to save time and you want to write logical answer, then whatever I have written is more suitable for you. क्या आगे बोला है? Distance between two consecutive node is lambda by 2 and the distance between two consecutive antinode is also lambda by 2. But when I'm talking about node and antinode का बीच का distance, it is lambda by 4. Let's move on with the next concept.
or the amplitude of vibration varies periodically in space. All points vibrate with the same frequency. Okay, तो एम्पलीट्यूड भले ही अलग अलग हो, मतलब एम्पलीट्यूड रिपीटेटिव हो, अलग अलग हो, बट जो फ्रीक्वेंसी होता है ना वो सेम होता है. अभी इस पर्टिकुलर चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए भी मुझे वेव को इमेजिन करना पड़ेगा. सो व्हाई डोंट वी ड्रॉ अ स्टेशनरी वेव अगेन. ओके, ये वेव बन गया आपका. ये सेकेंड वेव बन गया, मतलब लूप बन गया बेसिकली. अभी यहाँ पे सीन कैसा होता है ना डियर्स, क्या पॉइंट एक्सप्लेन करना है हम लोगों को, क्या पढ़ना है अभी, कि सभी पॉइंट का फ्रीक्वेंसी सेम होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. क्या होता है फ्रीक्वेंसी? जब कोई भी पार्टिकल वन ऑसिलेशन कंप्लीट करता है वी से फ्रीक्वेंसी, और इट हैज दैट फ्रीक्वेंसी. अभी इमेजिन करो कुछ पार्टिकल्स के बारे में, लाइक यहाँ पे एक पार्टिकल है P है, यहाँ पे पार्टिकल है Q है, यहाँ पे R है, एंड सो ऑन. अभी सीन कैसे होता है कि स्टेशनरी वेव में सारे के सारे पार्टिकल एक ही टाइम पे ऊपर जाते हैं. तो लाइक P पार्टिकल यहां तक मैक्सिमम जा सकता है. देख, P पार्टिकल कभी भी इतना ऊपर नहीं जाएगा. ये नॉर्मल वेव में होता है. नॉर्मल वेव में क्या होता है कि हर एक पार्टिकल एम्पलीट्यूड जितना वैल्यू अचीव कर सकता है, बट इन केस ऑफ स्टेशनरी वेव सच थिंग डज नॉट हैपन. व्हाट डू आई मीन बाय दिस थिंग? मैं बोल रहा हूं कि जो P पार्टिकल है या फिर जो Q पार्टिकल है और R पार्टिकल है, वो हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Y विल बी डिफरेंट. वो कभी भी एकदम टॉप वाला लोकेशन नहीं जा सकते. इनका लिमिट इतना ही है. समझ गए? बट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि मॉलिक्यूल P, मॉलिक्यूल Q एंड मॉलिक्यूल R will actually touch their topmost point, their respective topmost point at the same time. तो मतलब ये सारे के सारे पार्टिकल्स सेम टाइम पे ऊपर जाते हैं, सेम टाइम पे नीचे आते हैं, सेम टाइम पे मीन पोजीशन पे आते हैं. सो इनडायरेक्टली आई कैन से कि ये सारे पार्टिकल्स का फ्रीक्वेंसी सेम होता है. क्या सेम होता है? फ्रीक्वेंसी सेम होता है. नेक्स्ट, दो ऑल द पार्टिकल्स एक्सेप्ट दोज एट नोड्स पजेस एनर्जी. वो मतलब ऐसा बोलना चाहते थे कि सब पार्टिकल के पास एनर्जी है, बट उनको रियलाइज हुआ अरे नोड के पास तो नहीं है. तो उन्होंने क्या बोला? दो ऑल द पार्टिकल्स एक्सेप्ट दोज एट नोड्स पजेस एनर्जी, देर इज नो प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी. मतलब लाइक एनर्जी लेफ्ट टू राइट वर्ड ऐसा पूरा प्रोग्रेस नहीं होगा. एनर्जी लोकलाइज रहेगा. द करेक्ट वर्ड इज लोकलाइज. मतलब क्या? तो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे घूमता रहेगा एनर्जी. जैसे आप आपके घर में बंद हो और आप घर में ही घूम रहे हो, घर में ही घूम रहे हो, तो आप घूम रहे हो. ऐसा नहीं कि आप यू आर स्टैंडिंग स्टेशनरी या फिर तुम लोग अपना जगह ही नहीं छोड़े. तो आप घर पे रेस्ट्रिक्टेड हो, आप घर के बाहर नहीं जा सकते, आप बाहर प्रोग्रेस नहीं कर सकते. तो दैट इज वाई दिस काइंड ऑफ वेव इज नोन एज स्टेशनरी वेव. क्योंकि एनर्जी कैसे होती है? एनर्जी लोकलाइज्ड होती है. All the particles between adjacent node, that is one loop, vibrate in phase. There is no progressive change of phase from one particle to another particle. Okay, वो बोलना क्या चाहते हैं कि अगर समझो आप नोड, दो नोड के बीच के पार्टिकल्स ले लो. लेट्स से यहाँ का लेफ्टवर्ड नोड है, इधर का भी नोड 6. तो अभी वो क्या बोलते हैं कि ये जो नोड वाले पार्टिकल है ना, वो सारे के सारे पार्टिकल एक ही टाइम पे ऊपर जाते हैं, और लेट्स से दे परफॉर्म सेम काइंड ऑफ मोशन. तो ये सारे के सारे पार्टिकल सेम कंडीशन फॉलो करते हैं, तो हम बोलते हैं कि ये सेम फेज में है. वेयर एज अगर आप उसके बाजू वाला नोड देखोगे ना, मतलब अभी ये था, ये और एक नोड, या फिर उसके बाजू वाला लूप देखोगे ना, तो उसमें एग्जैक्टली अपोजिट होता है. मतलब ये इन फेज होते हैं, वेयर एज उसके बाजू वाले एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में नीचे आ रहे होते हैं. तो दो जो लूप है, इन दिस टू लूप्स वी कुड से दैट दीज two cases are out of phase whereas this combination is in phase. ये हुए आपके स्टेशनरी वेव्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट. अभी हम क्या करने वाले हैं? हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव का. ओके, तो अभी देखो ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या कंपैरिजन है, क्या क्या समझना है. तो प्रोग्रेसिव वेव में जो डिस्टर्बेंस होता है वो एक रीजन से दूसरे रीजन तक मूव होता है. If you want to write down these things in the difference pattern, like bracket बना के करना चाहते हो, column बना के करना चाहते हो, choice is yours. That would be actually much better and pleasing to
आईज, है ना, टीचर्स को भी पसंद आता है. सो इन अ प्रोग्रेसिव वेव द डिस्टर्बेंस ट्रेवल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन. तो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन के लिए ट्रेवल करता है. वेयर स्टेशनरी वेव में जो डिस्टर्बेंस है वो एक ही लोकेशन पे रहता है या फिर लोकलाइज रहता है. सो वी कैन से दैट वेलोसिटी ऑफ द स्टेशनरी वेव इज जीरो. तो स्टेशनरी वेव का कोई वेलोसिटी नहीं होता. सेकेंड चीज, इन प्रोग्रेसिव वेव्स एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल पार्टिकल आर सेम. मतलब हर पार्टिकल कभी ना कभी ऊपर जाएगा, टॉपमोस्ट लोकेशन पे जाएगा, एम्पलीट्यूड क्रिएट करेगा. बट वेयर एज स्टेशनरी वेव में हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड हमेशा डिफरेंट रहेगा. एज यू कैन सी, इसका एम्पलीट्यूड A1 है, Q का एम्पलीट्यूड A2 है, R का एम्पलीट्यूड A3 है. प्रोग्रेसिव वेव में ऐसा नहीं होता ना. प्रोग्रेसिव वेव में हर एक पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अचीव करेगा ही, इसका गारंटी है. नेक्स्ट, इन स्टेशनरी वेव ऑल पार्टिकल क्रॉसेस देयर मीन पोजीशन साइमल्टेनियसली. प्रोग्रेसिव वेव में ऐसा नहीं होता. सो लाइक यहाँ पे देखो ना, ये सारे के सारे पार्टिकल एक ही टाइम पे ऊपर जाते हैं, एक ही टाइम पे मीन पोजीशन क्रॉस करते हैं एंड एक ही टाइम पे नीचे आते हैं. ये पक्का है. सारे पार्टिकल एक ही टाइम पे मीन पोजीशन, एक ही टाइम पे बॉटम पोजीशन अचीव करते हैं. तो यहाँ से हम लोगों को क्या समझा कि स्टेशनरी वेव में ऐसा होता है, वेरएज प्रोग्रेसिव वेव में क्या होता है, हर एक पार्टिकल अपने हिसाब से ऊपर जाता है. कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे आ रहा है, कोई टॉप मोस्ट पोजिशन पे, कोई बॉटम मोस्ट, कोई मीन पोजिशन पे. सो रैंडम थिंग्स आर हैपनिंग इन दैट. रैंडम नहीं, एक्चुअली पैटर्न में होती है, बट कंपेयर टू स्टेशनरी वेव तो चेंजेस है. नेक्स्ट, एनर्जी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन रीजन टू अनदर इन प्रोग्रेसिव वेव्स, बट इन स्टेशनरी वेव देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि एनर्जी लोकलाइज रहती है, एनर्जी उसी लोकेशन पे घूमती रहती है, बट वो बाहर नहीं जा पाती अपने सिस्टम से. Whereas in case of progressive wave, it actually goes outside. मतलब लाइक सिस्टम छोड़ के बाहर जाती है. All particles between two consecutive nodes are moving in the same direction. ये वही चीज है मैंने बोला था ना, दो नोड्स के बीच में जो पार्टिकल है वो ऊपर जाते हैं, सेम डायरेक्शन में मूव होते हैं. Whereas ये एग्जैक्टली 180 डिग्री पे मूव होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव होते हैं. ऐसा. Now let us try to solve this particular example, क्योंकि उसका भी तो नॉलेज होना चाहिए. क्या दिया है क्वेश्चन? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड. दो सक्सेसिव नोड का डिस्टेंस हमेशा इज गिवन बाय द फॉर्मूला ऑफ लैम्बडा बाय 2. तो अगर आपको लैम्बडा मिल गया तो नोड के बीच का डिस्टेंस आप फाइंड आउट कर सकते हो. व्हाट एल्स दे हैव प्रोवाइडेड? दे हैव प्रोवाइडेड अस कि फ्रीक्वेंसी इज 64 हर्ट्ज एंड वेलोसिटी इज 48 मीटर पर सेकेंड. So we can use the formula V equals to n lambda. From over here we can find out lambda which is given by V by n. तो आप V का वैल्यू पुट करोगे, आप n का वैल्यू पुट करोगे, आपको लैम्बडा मिलेगा. एंड क्या बोला था मैंने, दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इट विल बी लैम्बडा बाई 2. तो जो भी आपको लैम्बडा मिला SI यूनिट में आपने उसको यहाँ पे पुट कर दिया, अपॉन 2 डाल दिया, यू गॉट द फाइनल आंसर. हो गया सॉल्व. इतना इजी क्वेश्चन था. कंसेप्ट मालूम है ना तो सारी चीजें बहुत इजी लगती है. लेट अस नाउ टॉक अबाउट फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन. व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ फ्री वाइब्रेशन? तो सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. लेट अस से सॉरी अबाउट दैट. Okay, so what I mean to say कि let us say we have an example. Over here we have support and to this support we have attached a pendulum. तो हम लोगों ने क्या कर दिया, एक पेंडुलम को अटैच कर दिया. अब ये जो पेंडुलम है वो ऐसे और ऐसे स्विंग होता है, करेक्ट? एज यू कैन सी दिस इज स्विंगिंग राइट नाउ. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है. आपको पेंडुलम को पकड़ना है और आपको उसको यहाँ पे आके होल्ड करना है. आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू ड्रॉप योर हैंड और यू आर गोइंग टू ड्रॉप इट फ्रॉम योर हैंड. आपको फोर्स नहीं लगाना है, आपको जस्ट क्या करना है, उसको छोड़ देना है. बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ये पेंडुलम नीचे आएगा, मोमेंटम ज्यादा है तो और आगे चला जाएगा, फिर ग्रेविटी खींचेगा, मोमेंटम ज्यादा है तो और आगे जाएगा. एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. वी से दैट द पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग. पेंडुलम क्या कर रहा है, ऑसिलेट. बट वो नेचुरली ऑसिलेट कर रहा है. हाँ भले माना मैंने कि आपने उसको खींचा, बट आफ्टर दैट आपने कभी भी उसको फोर्स नहीं लगाया, करेक्ट? सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्री वाइब्रेशन.
द फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विथ फ्री वाइब्रेशन इज नोन एज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। समझ रहे हो? तो जब भी मैं उसको जस्ट लाइटली छोड़ता हूं और जब वो वाइब्रेट होता है तो उसके एसोसिएटेड जो भी फ्रीक्वेंसी होता है, वी से दैट फ्रीक्वेंसी इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। बट नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अनदर सिनारियो मतलब इमेजिन करो कोई तो आपका फ्रेंड है और आपका फ्रेंड झूले पे बैठा है एंड यू आर गोइंग टू पुश हिम फ्रॉम द बैक। तो क्या करता है कि आफ्टर सम टाइम झूला जैसे आगे जाता है वो स्लो होना चालू हो जाता है, बराबर ना? तो जब झूला स्लो होना चालू होता है तो आप क्या करते हो? आप उसको धक्का मारते हो धड़ाम करके, तो झूला फिर आगे चलना चालू हो जाता है। फिर झूला स्लो होना चालू हुआ, आप धड़ाम करके धक्का मारते हो। यू माइट हैव नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग ओवर हियर। आफ्टर रिपीट और आफ्टर सम टाइम आप हमेशा उसको धक्का मार रहे हो, लाइक हर 2 सेकंड के बाद आप धक्का मार रहे हो। सो इनडायरेक्टली यू कैन से आप वाइब्रेशन के लिए वो जो झूला था उसको फोर्स कर रहे हो। सच काइंड ऑफ वाइब्रेशन, एज द नेम ऑलरेडी गिवन टू यू, इज नोन एज फोर्स वाइब्रेशन। तो फ्री वाइब्रेशन में आपको सिर्फ ड्रॉप करना है, वो ग्रेविटी के वजह से नेचुरली वाइब्रेट होगा, वाइब्रेट होकर रुक जाएगा। Whereas in case of force vibration, आप बार बार रिपीटेटिव धक्का मारते हो आफ्टर स्पेसिफिक टाइम इंटरवल और टाइम पीरियड, तो ये होता है आपका फोर्स वाइब्रेशन। ओके, नेचुरल फ्रीक्वेंसी किससे एसोसिएटेड है? ये वाला वाइब्रेशन अपना फ्री वाइब्रेशन उससे एसोसिएटेड है। ओके, तो यहाँ पे मैंने वही चीज एक्सप्लेन की है, फ्री वाइब्रेशन का डेफिनेशन दिया है, एग्जाम्पल दिया है, सिंपल पेंडुलम। ओके, फोर्स वाइब्रेशन में कैसा होता है कि फोर्स वाइब्रेशन में सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी, बट जो फोर्स वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n माइनस एन ए। व्हाट इज n? एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी, na नेचुरल फ्रीक्वेंसी। आपको अगर सिंबल दूसरा यूज करना है यू कैन यूज डिफरेंट सिंबल। अब ये वाला फॉर्मूला क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझते हैं। जितना एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कम होगा उतना ज्यादा वाइब्रेशन होगा एम्पलीट्यूड का। मतलब जितना तुम्हारा फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कम है। अभी देखो, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी क्यों बोला? क्योंकि आप एक्सटर्नली वाइब्रेट कर रहे हो, करेक्ट? तो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी हो गया, किससे डिनोट किया था वो? n से। मान के चलो n का वैल्यू 30 है एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑब्जेक्ट का है 35। मॉड साइन डाला है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, डोंट वरी अबाउट इट। सो वी कैन कंसिडर दिस n माइनस एन ए टू बी 30 माइनस 35 विच इज नेगेटिव ऑफ 5, और वी कुड डायरेक्टली से मॉड के अंदर है तो 5 आ गया, तो एम्पलीट्यूड 5 होगा। बट व्हाट हैपन्स, और एम्पलीट्यूड 5 के टर्म्स में होगा, नॉट एग्जैक्टली 5, बट व्हाट हैपन्स व्हेन दीज टू थिंग्स आर नॉट दैट मच क्लोज। मतलब अभी समझो ये जो चीजें है ना, अरे हाँ एक्चुअली n माइनस एन ए 5 हुआ ना, तो ये एम्पलीट्यूड जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/5 होगा। अभी समझो डिफरेंस ज्यादा है, लाइक डिफरेंस 10 है या फिर डिफरेंस 15 है, तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा 1/15 के प्रोपोर्शनल में। तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है अगर ये चीज इंक्रीज होता है, तो इसीलिए तो इनवर्स रिलेशन है। अभी समझो क्या होता है, इन सम केसेस इट हैपेंस दैट जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ना उसी फ्रीक्वेंसी के एग्जैक्ट वैल्यू के साथ एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी मैच हो जाता है, विच विल बी 1/0। तो एम्पलीट्यूड ऑलमोस्ट इनफाइनाइट हो जाएगा। नाउ इनफाइनाइट इज अ ह्यूज नंबर, सो वी कुड से कि एम्पलीट्यूड इतना हो जाता है कि आपके सिस्टम को ब्रेक कर सकता है। और ये जो फिनोमिनॉन है जिसमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी becomes equals to external frequency becomes exactly equals to natural frequency is known as resonance। क्या बोलते हैं इस phenomenon को? Resonance। It is quite interesting phenomenon guys। तो now when I want to draw the diagram of this particular thing, मतलब मैं अगर इसको graphically represent करने की कोशिश करूँ, बनाने की कोशिश करूँ, तो मैंने ना on the y-axis amplitude बनाया, on the x-axis I have created frequency। Okay, so what have you noticed? जब तुम्हारा n का वैल्यू दैट इज एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी इज लेस देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जाओगे n को, क्या होगा? n का वैल्यू बढ़ाते 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 आपका एम्पलीट्यूड भी बढ़ जाएगा, एम्पलीट्यूड भी बढ़ जाएगा, एम्पलीट्यूड भी बढ़ जाएगा, एंड वी गेट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एट द लोकेशन ऑफ n इक्वल्स टू na। मतलब रेजोनेंस बोलते हैं ना इसको। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमें कहाँ मिलेगा?
हमें मिलेगा रेजोनेंस के लोकेशन पे। बट व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट डियर, आफ्टर दैट आपका ग्राफ फिर से डिक्लाइन होना चालू करता है। दैट मीन्स इवन दो योर फ्रीक्वेंसी नाउ इंक्रीज्ड ग्रेटर टू दैट ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी, बट स्टिल आपका ग्राफ क्या होता है, डिक्लाइन होता है। एंड इसीलिए आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का वैल्यू हमेशा रेजोनेंस पे अवेलेबल मिलता है। ओके, लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन। बट व्हाट एग्जैक्टली आर दीज कंसेप्ट्स? ओके, to understand this particular thing you have to understand little bit about music. Okay, सारे ग म प द नि सा अपने साथ सुर होते हैं एंड ऑल दैट, ऑल दोस थिंग्स। मतलब ऐसा लॉजिक होने से, कोई नॉलेज होने से कोई भी बुरी चीज नहीं हो रही है। अगर आपको वो भी नॉलेज नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, हम लोग सीख ही लेंगे जहां जहां पे लगेगा। पहली चीज, मिनिमम नेचुरल फ्रीक्वेंसी। मिनिमम क्यों बोला? बिकॉज नेचुरल फ्रीक्वेंसी में भी वेरिएशन होता है, तो उसका जो लोएस्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है किसी भी सिस्टम का, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और इसका एक और नाम है जीरोथ ओवरटोन। सो अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी लोएस्ट है किसी ऑब्जेक्ट का, तो वो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी हो जाता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और जीरोथ ओवरटोन। ओके, then this particular overtone term is used for higher frequency. For example, अगर आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लोगे, या फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी माने उसका दूसरा नाम क्या बोला था, जीरोथ ओवरटोन। ओके, तो अगर आप जीरोथ ओवरटोन लोगे तो उससे ग्रेटर वैल्यू फर्स्ट ओवरटोन का होगा, उससे ग्रेटर वैल्यू सेकेंड ओवरटोन का होगा। तो इनडायरेक्टली फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होता है गाइस, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कीप ऑन इंक्रीजिंग। नेक्स्ट, the term harmonics is used when the frequency of a particular overtone is an integral multiple of fundamental frequency. अभी ये जो चीज है ना, ये फॉर्मूला या स्टेटमेंट, वो समझना थोड़ा सा ट्रिकी है। सो आई एम गोइंग टू मेक दिस थिंग इजी फॉर यू। मैं डायरेक्टली एक एग्जांपल लेके बात करता हूँ। अभी समझो अपना एक सिस्टम है जिसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 120 हर्ट्ज। ओके, then I observe the first overtone, that is first overtone is given by 240 hertz। तो मतलब अपना फंडामेंटल 120 था, बट फर्स्ट ओवरटोन कितने पे मिला, 240। सो आई विल राइट माई न्यू वैल्यू ऑफ ओवरटोन in terms of 120, that is fundamental frequency. So I will write it as 2 times 120, करेक्ट। अभी 2 क्यों, क्योंकि 240 होता है ना वो। तो अगर आपको पता है कि 120 n0 है, then you realize that this particular thing is second harmonic. Why second harmonic? क्योंकि जो fundamental frequency है उसको कौन multiply कर रहा है, उसको 2 multiply कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुन। 240 है, 240 के जगह I could write it as 2 into 120। 120 तो आपका n0 था, तो ये 2 times n0 हो गया। तो n0 के साथ जो भी नंबर आएगा उतना वो हार्मोनिक होता है। सो फॉर एग्जाम्पल इफ ओवर हियर यू सी 2, देन इट विल बी सेकेंड हार्मोनिक। और फर्स्ट ओवरटोन क्यों, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। एक और चीज हमेशा याद रखो कि जो ओवरटोन है वो ओवरटोन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ऐसे लाइन से ही फॉलो करेंगे खुद को। लेट्स नाउ टॉक अबाउट सेकेंड ओवरटोन। तो चलो एक एक्सपेरिमेंट दिया आपको और उस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग सेकेंड ओवरटोन का वैल्यू है 480। Then how will you write this particular thing? You will write this as 4 into 120, ऐसे लिखोगे ना n0 के टर्म्स में, तो ये 4n0 हो जाएगा। और मतलब 4n0 मतलब n0 का मल्टीप्लायर, सो इट विल बी फोर्थ हार्मोनिक हो गया। इसके बाद जो मैं आपको कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ, इट इज नोन एज एंड करेक्शन। तो ये एंड करेक्शन कंसेप्ट यूज किया जाता है पाइप ओपन एट बोथ एंड्स एंड पाइप क्लोज एट वन एंड। ओके, अभी एक्चुअल में सीन क्या होता है, क्या सेटअप करेंगे, क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो तो हमें देखना ही है। बट एंड करेक्शन का कंसेप्ट क्या है, अगर समझो हमारे पास पहला वाला पाइप है जिसका एक एंड हम लोगों ने पूरा का पूरा क्लोज रखा है। अब इस पर्टिकुलर पाइप में जहां पे क्लोज एंड होता है वहां पे नोड फॉर्म होता है, वेयर जहां पे ओपन एंड होता है वहां पे एंटी नोड फॉर्म होता है। थियोरेटिकली देखोगे तो एंटी नोड तुरंत यहाँ पे फॉर्म होना चाहिए था ए लोकेशन पे, बट इन रियल लाइफ इट गेट्स फॉर्म एट ए डैश लोकेशन। दिस इज बिकॉज देयर इज प्रेशर वेरिएशन इन्वॉल्व। ओके, तो
प्रेशर वेरिएशन के वजह से ये जो पॉइंट ए यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए था वो स्लाइटली हाइट पे अवेलेबल होता है। उसी हाइट को, उसी करेक्शन को हम बोलते हैं एंड करेक्शन। दिस एंड करेक्शन इज गिवन बाय ई एंड एज पर द साइंटिस्ट रेनॉल्ड्स इसका फॉर्मूला है 0.3 टाइम्स डी। तो E इज इक्वल्स टू 0.3 टाइम्स डी, ये चीज याद रखना। अच्छा, तो कैन यू नाउ अंडरस्टैंड अ सिंपल थिंग दैट इज कैपिटल L मतलब एक्चुअल लेंथ ऑफ द साउंड कॉलम इज इक्वल्स टू L, स्मॉल l मतलब लेंथ ऑफ द पाइप, एंड E मतलब आवर एंड करेक्शन। ओके, तो पाइप के डायामीटर के ऊपर एंड करेक्शन डिपेंड होता है। अगर आपके पाइप का डायामीटर चेंज हो रहा है तो आपके एंड करेक्शन का वैल्यू विल डेफिनेटली चेंज। नाउ लेट्स ट्राई टू कंटिन्यू विद द पाइप जिसके दोनों एंड ओपन होते हैं। दिस इज नोन एज पाइप ओपन एट बोथ एंड। तो यहाँ पे क्या होगा कि दो जगह पे एंटी नोड मिलेगा, मैंने दो जगह पे नोट डाउन कर दिया, तो उसका एक्चुअल लोकेशन भी दो जगह पे मिलेगा। लाइक ओवर हियर यू कैन सी इट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, बॉटम में और नीचे होगा, तो ए डैश मिल गया आपको। अभी तो लॉजिकली देखोगे तो एंड करेक्शन भी दो लोकेशन पे होगा, दैट मीन्स देयर विल बी एंड करेक्शन एट लेफ्ट, देयर विल बी एंड करेक्शन ओवर हियर। सो व्हाट विल बी द टोटल लेंथ? सो टोटल लेंथ विल बी दिस L प्लस दिस E प्लस दिस E, और इनडायरेक्टली वी कुड राइट L प्लस 2E। हो गया आपका रीजन। यहाँ पे मैंने एक्चुअल रीजन बताया कि वाई एग्जैक्टली एंटी नोड इज नॉट प्रेजेंट ओवर हियर बट इट इज अ डिफरेंट लोकेशन। तो एयर प्रेशर वेरिएशन का रीजन है। सेकेंड, अभी जो हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं उसको बोलते हैं वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन पाइप क्लोज एट